देखिए, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मेन फिजिक्स हमारी 4 से स्टार्ट होगी, लेकिन फिर भी फिजिक्स का एक पार्ट है जो कि मैथ्स जैसा है। इसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो हम आसपास फील करते हैं, देखते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हम हमेशा पहले के जमाने में हम हमेशा अपने आप से कंपेयर करते हैं कि भैया क्या, जैसे हम लिविंग की पहले पहले लोग पेड़ों को भी लिविंग नहीं माना करते थे, क्योंकि उनको लगता था लिविंग के लिए उसके पास चलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चलना जो है, ये हमारे को चल रही है चीजें, ये हमने बहुत सालों करोड़ों, जब से बना है मैनकाइंड तब से हमने इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ है। द होल स्टोरी इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। द होल स्टोरी इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। राइट ऑन, रेस्ट एंड मोशन। द होल स्टोरी इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ये सारी की सारी पहली हेडिंग है रेस्ट एंड मोशन। ये सारी की सारी कहानी जो बच्चों है वो रेस्ट और मोशन की है, रुका है या चल रहा है। रेस्ट एंड मोशन, आपको ही पता है कि इतिहास गवाह है, चाहे लोगों को फांसी दी गई, जहर के प्याले पिलाए गए, क्योंकि उनको कंफ्यूजन होता रहा कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही है, रेस्ट पे है या मोशन में है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किरदार जो है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, कि ऑब्जर्वर बताता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो मुझे दिख रहा है मैं उसको समझना चाहता हूं। आपको क्या दिख रहा है, क्या असलियत है क्या नकलियत है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सीइंग, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना ऑब्जर्वर के ये बात पता कर पाना कि कोई चल रहा है या रुका हुआ है, इम्पॉसिबल है। फॉर सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, कि आप ट्रेन में बैठे बैठे हमेशा हम ये बोलते हैं कि ये स्टेशन आया ये स्टेशन गया। हम क्यों बोलते हैं ये स्टेशन आया ये स्टेशन गया, जबकि आप जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर, पर क्योंकि हमें हमारा माइंड सेट है कि हम कभी नहीं चलते हैं। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे पाता है और वो अपने हिसाब से दुनिया को चलता हुआ देखता है। तो ऑब्जर्वर के बिना चलने और रुके होने का कोई मतलब नहीं होता, यानी ऑब्जर्वर सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में इस ऑब्जर्वर को ये टर्म देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टर्म देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी रिफर कौन कर रहा है, किसके रेफरेंस में बात हो रही है, उसकी बात की जाएगी। इट मे बी नॉन लिविंग फॉर फिजिक्स, पर हमारे हिसाब से तो लिविंग ही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि कौन बता रहा है इस बात को, कौन बता रहा है। यानी कई बार आपको लगता है, ये नॉर्मल भाषा में भी हम इस्तेमाल करते हैं, दो लोग की लड़ाई हो गई तो वो एक अपनी कहानी सुनाता है, दूसरा अपनी कहानी सुनाता है कि इसकी गलती थी उसकी गलती थी, तो वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी उन्होंने उस चीज को कैसे परसीव किया, उन्होंने उसको चलते हुए देखा कि उसे रोके हुए देखा। ट्रेन में बैठे आदमी ने स्टेशन को आते जाते देखा, तो वो कह रहा है कि स्टेशन आया स्टेशन गया, कोटा आया दिल्ली गया, ये सब बोल रहा है। और वही सेम जगह स्टेशन पे खड़े आदमी ने बोला कि भैया पुरुषोत्तम एक्सप्रेस गई, राजधानी गई, शताब्दी गई। वो ट्रेन को आते जाते देख रहा है। तो एक आदमी ट्रेन को देख रहा है तो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है। तो कौन बात कर रहा है, जब तक रेफरेंस नहीं पता हो और दोनों आदमियों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हूंगा, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बता रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वर। अभी हम इस ऑब्जर्वर को ऐसा ही मानते हैं जैसे आप हैं, जमीन पे बैठे बैठे आप देख रहे हैं दुनिया को, वैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के जब रिलेटिव मोशन आएगा तो हम ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। तो मोशन होता क्या है, मोशन अगर कभी भी हम बात करें, मोशन का मतलब होता है, मोशन का मतलब होता है पोजीशन का चेंज होना, पोजीशन चेंज। यानी मोशन अगर हम कभी बात करें तो हमने देखता है कि क्या है मोशन, तो वो पोजीशन का चेंज होना है। पोजीशन उसकी क्या है, वो पहले कहीं और थी अब कहीं और हो रही है। तो हमें पोजीशन अगर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। बॉडी इज इन मोशन को देखने के लिए हम पोजीशन को चेंज होता हुआ देखते हैं और हमें दिखता है कि बॉडी मोशन में है। अब हमें यह पता है कि पोजीशन किसी चीज की बताने का तरीका, किसी भी चीज की पोजीशन बताने का तरीका जो होता है, वो एक उसके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, कि भैया पोजीशन तुम्हारी कहां है। कोई बोले पोजीशन कहां है, पोजीशन या तो आपको विजुअली दिख रही है ये बैठा हुआ है, अगर आप यहां नहीं है
और आपको बताना है, जैसे मुझे बताना है कि ये बच्चा कहां बैठा हुआ है और आप बैठे हुए हैं दिल्ली में कहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा इसकी पोजीशन का? तो मैं कहूंगा अगर मुझे तुम ओरिजिन मानो तो मेरे सामने 3 मीटर पे ये बच्चा बैठा हुआ है, तो समथिंग लाइक दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, दैट बॉय, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन में चेंज होगा तो उसे मोशन कहते हैं, और पोजीशन फिक्स रहेगी तो उसे रेस्ट कहते हैं। तो पोजीशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है, ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है, और साथ में हमें डिफाइन करना पड़ता है अपना कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट प्लेन डिफाइन करना पड़ता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है, ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है, और कोऑर्डिनेट फ्रेम, ताकि हम उसकी पोजीशन को बता पाए। तो हमेशा हम अपनी ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू, ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है सवालों में। हो सकता है कि आपका अलग ओरिजिन माने, कोई और अलग बात माने। जैसे कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, तो जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं उनको तो मैं कह रहा हूं यहां पर है, पर अगर मैं किसी और से बात कर रहा हूं तो मैं कैसे समझाऊंगा कि कहां पर मैंने पॉइंट बनाया है? तो मैं कहां पे पॉइंट बनाया, तो मैं कहूंगा कि मेरे कमरे में जाओगे तो एक बोर्ड है, बोर्ड के इस वाली जगह को अगर हम देखेंगे, इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेंगे, तो हम बताएंगे इसमें इतना दाएं और इतना बाएं ऊपर चलने पर हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। दिस इज हाउ वी डिफाइन पोजीशन। यस, हाँ बेटे, दिस इज हाउ वी डिफाइन पोजीशन, दिस इज हाउ वी डिफाइन पोजीशन। पोजीशन को बताने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, हमें ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर एक कहीं पर भी मान सकते हैं, तो हमने इसको ओरिजिन मान लिया, और ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन, और उसको हम एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर ऐसे। दिस इज, ये पोजीशन को इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर बनता है, इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जब भी कोई पोजीशन वेक्टर आपसे पूछे तो बिना ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता, यानी पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विद ओरिजिन। बिना ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता, यह बात समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जनरली इसको हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर। वेक्टर आर किस तरफ है, कितना दूर है, ये सब बताने का तरीका है, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर। अगर हमने देखा कि ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अगर मान लो ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूमता हुआ यहां जा रहा है, तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है, क्या वो लगातार बदल रहा है? क्या इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो लगातार बदल रहा है? यस, इसका पोजीशन वेक्टर लगातार बदल रहा है। तो मोशन की परिभाषा क्या हुई? कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन क्या परिभाषा हुई? कंटिन्यूअस चेंज, लिख लीजिए, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज मोशन। पोजीशन वेक्टर इज मोशन। तो हमें मोशन की, रेस्ट का मतलब है वो फिक्स रहे, बदले ही ना। अगर वो लगातार बदल रहा है, ऑब्वियसली सक्षम। आज 11th का है, 135 में 11th का क्लास होगा, 246 में 12th का होगा। इतना क्लियर कम से कम 2000 बार बोला हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं घुस रहा है ये बात हमारे दिमाग में कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 11th की क्लास चला करेगी, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 12th की। 11th वाले 11th को देखेंगे, 12th वाले 12th को देखेंगे, ड्रॉपर वाले दोनों देखेंगे। 11th के ट्यूटोरियल्स ऑब्वियसली मंडे को उनकी क्लास है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को उनके ट्यूटोरियल्स हुआ करेंगे, और 12th वालों के ट्यूटोरियल्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हुआ करेंगे। ड्रॉपर वालों के लिए दोनों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उनको देखना है तो जब चाहे दोनों देख सकते हैं, नहीं देखना है, अगर उनको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो वो बाद में अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। इट इज एंटायरली देयर चॉइस। आई होप इट इज क्लियर प्लीज। तो हमारा पोजीशन वेक्टर का बदलाव जो है वो हमेशा मोशन कहलाता है। अगर कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा तो हम कहेंगे बॉडी इज इन मोशन।
कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। हो सकता है कि फाइनली घूम फिर के वो वहीं आ गया हो, तब भी हम कहेंगे मोशन, बिकॉज मोशन कम्स विद कंटिन्यूटी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से मोशन, कंटिन्यूअस चेंज की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि ये घूम के वापस उसी जगह पे आ गया, तो आप कहोगे सर पोजीशन वेक्टर का तो चेंज हुआ नहीं। मैं इनिशियल और फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यूअस चेंज अगर हो रहा होगा तब उसे मोशन कहते हैं। हो सकता है फाइनली वो वहीं घूम के वापस आके, जैसे मेरा हाथ था ये घूम के वापस वहीं आ गया, पर हर मूवमेंट पर जब आप इसको देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज मोशन, नॉट द फाइनल और इनिशियल का पोजीशन वेक्टर चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो सेम ही हो जाए, घूम के वहीं आ जाए, पर हम कहेंगे बॉडी वॉज इन मोशन। जब तक मैं देखा बॉडी वॉज इन मोशन, बिकॉज वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा था। कंटिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस चेंज जब भी हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि मोशन में है पार्टिकल। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है क्या मेरी बात? अब जैसे अगर यूएस में जाएंगे तो वहां पे क्रॉस रोड जो होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि एक ही जगह से सिर्फ 4 रास्ते निकलते हैं जिसे हम चौराहा कहते हैं। वहां पे एक ही जगह से क्रॉस रोड्स पे 6-6, 8-8 रास्ते निकल रहे होते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी पिक्चर देखें तो वो वहां पे फोन करके बोल रहा है कि नाउ यू एट द क्रॉस रोड यू हैव टू टेक अ 60 डिग्री टर्न। 60 डिग्री टर्न यानी कि ये सेंस उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें 60 डिग्री घूमकर आगे बढ़ना है, किधर चलना है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर चल रहा है, किधर घूम रहा है, तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल पहले इधर जा रहा था फॉर एग्जाम्पल, और somebody has said him कि टेक अ 60 डिग्री टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। टेक अ 60 डिग्री, वहां पे ऐसे बोलेगा टेक अ 60 डिग्री टर्न, टेक अ 120 डिग्री टर्न, टेक अ दिस टर्न दैट टर्न। इसका क्या मतलब होता है? वो इधर जा रहा था और अब उससे बोला गया कि टेक अ 60 डिग्री टर्न, 60 डिग्री टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसी दिशा में, ये दिशा ये है, तो 60 डिग्री टर्न यानी इस दिशा से 60 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस सेंस में, तो उसको ये 60 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा और अब उसको इधर चलना पड़ेगा। तो ये एंगल जो हमारे पास आया वो 60 डिग्री है। तो दिस इज द वे वी हैव डेवलप कि कैसे एंगल घूमना है। तो हमेशा जब घूमने की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि दिस मस्ट टर्न यू हैव टू टेक 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, व्हाटएवर यू हैव टू टेक। तो आपको ओरिजिनल रास्ते से उस दिशा में घूमना पड़ेगा जिस तरफ वो कह रहा है, टेक अ 60 डिग्री टर्न। तो यानी ये बात हमें दिशा बदलने का तरीका ऐसे बताया जाता है। राइट डाउन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये जो कॉमन प्रैक्टिस थी पुराने जमाने की, इसी चीज को हमने आगे नाम दिया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो जैसे ही वो कहा जाता है कि टेक अ 60 डिग्री टर्न एंड मूव, इसका मतलब है कि उसको बोलेगा एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज। पहले इधर जा रहा था, बाद में इधर जा रहा है, तो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो एंगल कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं? जैसे किसी ने पहले मुझसे कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, कि गो टूवर्ड्स नॉर्थ। पहला स्टेटमेंट ये है, गो टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर उसने बोला देन गो टूवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ऑफ साउथ बोल दिया, गंदा बोला ताकि समझ में आना चाहिए। तो पहले तो हमें इसको समझ में आ रहा है नॉर्थ किधर है। तो हमने जब बोला नॉर्थ किधर है तो हमने डिफाइन किया ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो पहले वो किधर जा रहा था? तो पहले वाले वेक्टर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हमें इधर की तरफ एरो बनाना पड़ेगा, इधर की तरफ। सेकेंड वाले वेक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है, तो सेकेंड वाले वेक्टर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ का ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, सॉरी, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, इधर साउथ था। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है इस बार ये इधर की तरफ गया, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ। तो बोला कि पहले ये किया, बाद में ये करना है। तो अगर पहले इधर जा रहे थे, बाद में इधर जाना है, तो किसी ने पूछा कितना एंगल है इन दो वेक्टर्स के बीच में?
तो इसको दो तरीके से बना सकते। सोचने का तरीका क्या है, पहले आप इधर जा रहे थे, पहले आप इधर जा रहे थे, समझने की कोशिश करिएगा, बाद में आप इधर जा रहे हैं, बाद में आप इधर जा रहे हैं। दोनों को मैं एक ही जगह से बनाऊं तो क्या दूसरा वेक्टर इधर बनाऊंगा? क्या ये एंगल 30 डिग्री है? कोई बोले कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो हमेशा यह सोचना है कि पहले की दिशा से अपने हाथ को घुमाकर दूसरे की दिशा में जाइए जितना एंगल घूमे। तो पहले इधर जा रहे थे, अब आप इधर जा रहे हैं, तो कितना घूमना पड़ा आपको? जितना आपको घूमना पड़ा वही उस दोनों के बीच का एंगल है। तो कितना घूमना पड़ा आपको? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या आपको इतना घूमना पड़ा? तो आप कहेंगे 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। राइट डाउन। तो 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ये बहुत बढ़िया अधरम ताहिर, बहुत बढ़िया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो अकेले साथ बना दे, अलग बना दे, कैसे ही बनाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है कि पहली की दिशा से दूसरे की दिशा में जाने में कितना एंगल घूमना पड़ा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? और हमेशा, अब आपने कहा कि सर इधर से इधर जा रहे थे, इधर गए, तो कोई बोल सकता मैं इतना घूमा, कोई बोल सकता मैं इतना घूमा, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि हमेशा एंगल जो हम लेंगे वो 180 या उससे कम वाला होगा। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब भी कोई बोलेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताइए, तो आपकी दो तरफ से आप इधर जा रहे थे, इधर था पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर है, पहला वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर है, तो आपको आप कहेंगे इतना घूमा। कोई कह सकता नहीं 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 मैं इतना घूमा, तो उसमें जो 180 से छोटा होगा वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। गलत दोनों नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड बना रखा है। तो स्टैंडर्ड क्या बना रखा है कि हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कभी कोई बोले तो हमेशा 180 या उससे छोटा वाला देंगे, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा 180 या उससे छोटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब वो कैसे भी फोटो बनाए, इकट्ठे बना दे, अलग अलग बना दे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए आपको ऐसे सोचना कि पहले मैं जिधर जा रहा था उसके बाद किधर गया, उसके बाद किधर गया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, देखिए पूरा का पूरा जहां जो वेक्टर की जरूरत पड़ती रहेगी वो कॉन्सेप्ट मैं वहीं सिखाता रहूंगा। उसी के साथ साथ वेक्टर का सेंस डेवलप होना चाहिए, बाकी सब जरूरत के हिसाब से डिफाइन करेंगे। क्योंकि अभी मुझे चलना था तो चलने में वो मुझे ऐसे ही बोलता, तो ऐसे बोलता तो मुझे एक नया टर्म सीखना पड़ा, एंगल बिटवीन वेक्टर, जो कि मेरे जीवन भर काम आएगा, पर मैं सीख यहां रहा हूं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स की कई तरह फोटो हो सकते हैं। जैसे उसने बोला कि पहला वेक्टर इधर की तरफ था, वेक्टर ए, लेट्स से जनरल बात की जाए, और दूसरा वेक्टर बी इधर की तरफ था, बी इधर की तरफ था, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ऐसे फोटो बना दी। उसने बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये नहीं कि उछल के जो एंगल दिखाई दिया वो बोल दे। आपको क्या सोचना है कि पहले मैं जिधर जा रहा था, पहले की दिशा से दूसरे की दिशा में जाने के लिए कितना एंगल घूमा। तो पहले की दिशा इधर की तरफ थी, दूसरे की दिशा इधर की तरफ थी, तो आप कितना कितना घूमे हैं। तो इस दिशा से इस दिशा में जाने के लिए आप ये घूमे हैं ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहां पे क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। कोई रट्टा नहीं मारना है कि पहले दोनों को एक ही साथ बनाओ फिर देखो एंगल। आपको देखना है कि आपने डायरेक्शन कितनी चेंज की। दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेदर व्हाटएवर डायग्राम दे हैव गिवन, आई डोंट केयर। उन्होंने कोई भी डायग्राम दिया हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अगली बार मुझे डायग्राम दिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? तो ए वेक्टर की दिशा में जा रहे थे, बी वेक्टर की दिशा में जाना है, यानी हमें क्या इतना घूमना पड़ा। तो दिस इज द, इन दिस केस दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल होगा ए और बी के बीच का। कैसे फोटो बना रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम इम्यून विद द फोटो गिवन। आई नो द फंडामेंटल कि पहली दिशा की तरफ से जाते जाते दूसरी दिशा की तरफ जाने में मैं जितना एंगल घूमूंगा जो 180 से छोटा होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। जैसे उसने मुझे कहा कि पहला वेक्टर ए इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर बी इधर की तरफ है, बी इधर की तरफ है, और ये एंगल 60 है। बताओ एंगल, पहला वेक्टर ये है, दूसरा, ऐसे फोटो बना दी। फोटो ऐसे तीन तरफ इगड़म बिगड़म कुछ बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे बनाए बाद में बनाए कुछ भी बनाए। वो देखा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। तो पहले आप किधर जा रहे थे? इधर जा रहे थे। बाद में आप क्या इधर जा रहे हैं? क्या इधर जा रहे हैं? तो बाद में आप इस तरफ जा रहे हैं।
तो इधर जाते जाते आप इधर की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दिस इज 120 डिग्री इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देयर इज नो नीड टू मग अप। स्टैंडर्ड किताबें रटाती हैं कि दोनों को एक साथ बनाओ फिर उनके बीच का एंगल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। You just have to understand angle between two vectors, मतलब पहले की दिशा से दूसरे की दिशा में जाने के लिए मुझे कितना घूमना पड़ेगा, पहले की दिशा से दूसरे की दिशा में जाने के लिए मुझे कितना घूमना पड़ेगा, चाहे उसने फोटो कैसी बनाई हो। जैसे उसने कहा कि ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, और ये एंगल उसने मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब उसने पूछा ए से बी की दिशा में, ए से बी के बीच में कितना एंगल है। तो पहले ए ये था और ये बी था, तो इधर जा रहे थे ए और बी इधर है, तो क्या ये हुआ? ए की दिशा से बी की दिशा में घूमने के लिए क्या ये एंगल घूमा? तो दिस इज योर थीटा। और हमें पता है कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहां पर भी 120 डिग्री आ गई। कोई रट्टा नहीं मारना है कि 120 आएगी कि 60 आएगी, मुद्दा सिर्फ ये है 120 आएगी। बेटा कैसे देखना है आपको? आपको देखना है पहली दिशा और दूसरी दिशा के बीच में मैं कितना एंगल घूमा। क्लियर है क्या मेरी बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज हाउ द लैंग्वेज विल बी यूज्ड। वो बोलेगा एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स इतना है, या एंगल इतना पहले इधर चल रहा था फिर इस एंगल पे चलने लगा, इतने एंगल घूम के चलने लगा। तो आपको पता होना चाहिए वो किधर की तरफ चल रहा है, पता होना चाहिए कि वो किधर की तरफ चल रहा है, देन ओनली यू कैन गेट द आंसर। नाउ हमने ये पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर के कंटिन्यूअस चेंज को कहते हैं मोशन। तो पोजीशन वेक्टर का कंटिन्यूअस चेंज जब आ रहा है तो हमारा इंटरेस्ट इतना है यहां पर कि एग्जैक्टली चेंज आया कितना और कैसे आया। यानी अब हम ये कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर का जो चेंज आ रहा है, पोजीशन वेक्टर का जो चेंज आ रहा है, चेंज वो कितना आया, हाउ मच, और कैसे आया, हाउ। दोनों एक ही जैसे सवाल है, पर एक बार कितना और कैसे आया, मतलब कैसे हुआ, कैसे चला और कितना चेंज आया, हम इस चीज की बात करते हैं। तो हम यहां पे दो टर्म डिफाइन करते हैं। एक टर्म का नाम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा टर्म है डिस्टेंस। ये हमारे किसी भी मोशन में हमसे जो पूछे जाने वाली, जब पोजीशन वेक्टर बदलेगा तो दो चीजों की बातें पूछेगा हमसे। बेटा पहले मोशन है सक्षम, बाद में प्लेन और लाइन आएगा। पहले समझो तो मोशन किसे कहते हैं, फिर प्लेन और लाइन आएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो टर्म है। ये जब कोई मोशन हो गया होगा तब ये सवाल पूछे जाएंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कैसे, जैसे मान लो आपको, अगर आपने वो कंटिन्यूअस वर्ड नहीं पढ़ा होता और आपको लगता कि पोजीशन का चेंज होना मोशन है, आपको दिमाग में ऐसे भर गया होता कि पोजीशन अगर चेंज होगी तभी मोशन हो रहा है, तो आपने दोपहर में, आपके पिताजी सो रहे थे संडे के, और आपने सोचा कि उनकी बाइक लेके, कार लेके कोई घूम के आते हैं, गेड़ियां मार के आते हैं, उनको पता ना चले। तो व्हाट मेथड यू विल अडॉप्ट? आप चुपचाप गाड़ी उनकी उठाओगे, बाइक मान लो, और घूम के आओगे और उनके जगने से पहले वहीं पर उसी जगह बाइक खड़ी कर दोगे कि पिताजी को पता ना चले। क्योंकि आपने कहा कि शायद आपके पिताजी को समझ में ना आए कि प्लेस चेंज नहीं हुआ है, तो उनको मोशन का सेंस ना आए। क्योंकि आपको लगा मोशन का मतलब है पोजीशन का बदलना, पोजीशन तो मैंने वहीं रख दी, तो मोशन पापा को पता नहीं चलेगा। तो आपने क्या चीज जीरो की? आपने प्लेस को खराब नहीं किया, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो रखा। प्लेसमेंट मतलब जगह कहां रखी गई है, डिस मतलब उसकी बदलाव, डिसलोकेशन, डिसओरिएंटेशन मतलब बदलाव होता है। डिस का मतलब अंग्रेजी शब्दों में जब कोई बिगड़ जाती तो डिस लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पोजीशन में बदलाव नहीं रखा। तो आपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सेम रखा। आपने कहा पापा को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सोचा कि प्लेस नहीं बदलूंगा तो पापा को पता नहीं चलेगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो किया। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी बात करेगा तो जब मोशन हो गया होगा तब की बात करेगा। तो जनरल वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब, इसको फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को कि कैसे हुआ है,
ये सिर्फ बताता है कि पोजीशन में कितना चेंज आया है, पोजीशन में कितना चेंज आया है। मतलब अगर कोई आदमी इनिशियली यहां पर था और मोशन करने के बाद वो फाइनली यहां पर पहुंचा है, अब वो इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पे पहुंचा है, वो हो सकता है कि ऐसे गया हो सकता है कि वो ऐसे गया हो सकता है कि वो ऐसे गया हो सकता है कि वो ऐसे गया हो, कैसे भी जा सकता है, कोई रास्ता, इनफाइनाइट पॉसिबल तरीके हैं इस जगह से इस जगह तक पहुंचने के फ्री स्पेस में। मेरी बात समझ में आई? तो आपको इस केस में जो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो ये था, और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो आपका था वो ये था। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो था वो ये था। तो हम इस केस में हम जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो ये जो चीज है, यही आपने अल्टीमेटली अब यहां से यहां पहुंचे, तो ये जो वेक्टर है इसको हमने नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा आप खुद, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन में बदलाव कितना हुआ, भाड़ में गया कैसे हुआ, कौन से रास्ते से हुआ, पहले यहां था अब यहां पहुंचा तो हमने कहा इतना डिस्प्लेस हुआ है। मतलब समझिए, डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कैसे हुआ, वो कह रहा है कि यहां से यहां गया है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर को अगर मैं RI से रिप्रेजेंट करूं और फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं RF से रिप्रेजेंट करूं, तो आपको वेक्टर एडिशन के तरीके से पता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर। अरे याद है? तो हम क्या लिख सकते हैं? RI वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू RF वेक्टर। अरे फोटो से तो S वेक्टर की परिभाषा हो गई R फाइनल माइनस R इनिशियल। कैसे भी करके हमें यह निकालना है, R फाइनल माइनस R इनिशियल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको साधारण भाषा में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कई बार मैथ्स के सवाल आएंगे, कई बार आपको अलग अलग भाषाओं में सवाल आएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। और अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे इसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड होगा सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की बात करें भाई, वेक्टर है तो दो चीजें होंगी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें दो चीजें, दिशा भी और मैग्नीट्यूड भी। पर कॉमन भाषा में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, लिख लीजिए, इट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू shortest distance between initial and final point. Initial and final point. Shortest distance between initial and final point. Displacement. पक्का? अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या इसका मतलब यह होता है कि उसने मोशन किया ही नहीं? नहीं, अभी बताया था, आपने भी तो दिमाग लगाया था, स्कूटर जहां खड़ी थी वहीं खड़ी कर दी वापस। तो यानी डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, इससे किसी के पिताजी नहीं बता सकते कि मोशन हुआ था कि नहीं हुआ था। यानी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी मोशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 है तब भी मोशन होगा। यानी मोशन है या नहीं है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से आप नहीं बता सकते। यानी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर। अगर है तो मोशन हुआ है, पर नहीं है का मतलब नहीं मोशन हुआ है, नहीं होता। समझ में आया मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट कभी भी सही बात नहीं बताता मोशन के बारे में, हुआ है कि नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर, क्योंकि आपने, हाँ बेटा वकाश, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे बच्चे वो ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो कोई स्टार्ट करके यहां से घूम करके, जैसे आपने अपने पापा की स्कूटर को जहां से उठाया वहीं खड़ा कर दिया,
तो 1 घंटा गेड़िया मारने के बाद भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो आप अगर कम पढ़े लिखे थे, आपने कहा पापा समझ नहीं पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0, उनको लगेगा मोशन नहीं हुआ। पर पापा को इतनी फिजिक्स आती है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब मोशन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपके पिताजी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आपने कहा पापा गाड़ी कब कहीं ले गए थे, आपसे पूछा, आपने कहा नहीं, लेकिन पापा आपके मीटर देख के सोए थे कि कितने ओडोमीटर पे क्या दिखा रहा है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, और बाद में उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि कितनी चली है गाड़ी। तो आपके पिताजी ने क्या नापा? ओडोमीटर पे क्या नपता है? वो डिस्प्लेसमेंट नहीं नपता, वो नपता है अगली क्वांटिटी जिसका नाम है डिस्टेंस। राइट डाउन, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस, डिस्टेंस इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी अगर आप इस रास्ते से गए होते तो ये पूरे रास्ते की इस लंबाई निकालते, धागा रखकर इस पर ऐसे रखते और धागा की लंबाई निकालते, वो आपका डिस्टेंस होता। तो ओडोमीटर पे जो दिखाता है गाड़ी के, वो डिस्टेंस दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता है, वो डिस्टेंस दिखाता है। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी इसमें डिस्टेंस अलग है, इसमें डिस्टेंस अलग है, इसमें डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस सबकी अलग अलग है पर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है। तो डिस्टेंस हमारा पूरे रास्ते की लंबाई को बताता है। और आपको पता है कि अगर मोशन हुआ होगा तो चले तो हो गई, तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो डिस्टेंस इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन, डिस्टेंस इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। डिस्टेंस है तो मोशन है, डिस्टेंस है तो मोशन है। क्लियर है? डिस्टेंस को हम डी से या कई बार सिर्फ एस से, उसको एस वेक्टर से, डी या एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी से हम कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक बात नोटिसेबल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस आपका ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, वो डिस्टेंस है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जो ओडोमीटर की रीडिंग दिखाती है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब असली में कितनी लंबाई चली। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको रास्ता फास्ता से मतलब नहीं है भाई। ओडोमीटर जो तुम्हारी गाड़ी का दिखा चल रहा है, उसको कहीं भी घुमाओ, अगर 10 किलोमीटर चलाओगे तो 10 किलोमीटर दिखाएगा। कहां गए थे इससे फर्क नहीं पड़ता उसको। तो डिस्टेंस में कोई दिशा नहीं होती, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस चाहे आई से एफ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता सीधा है, बाकी सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े हैं। इसका मतलब है कोई भी केस हो जाए, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि बिना इससे भी छोटा हो जाए, नहीं हो सकता। कोई भी रास्ता होगा इससे तो बड़ा ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीधे चले जाओगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ से हमेशा बड़ा या ज्यादा से ज्यादा केस हो जाए तो बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो एक इंपॉर्टेंट बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब हो सकता है? बराबर कब हो सकता है? जब सीधी रेखा में चले, जब सीधी रेखा में चले, बिना मुड़े उड़े सीधी रेखा में चले। लिख लीजिए नोट करके, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट if and only if particle moves in same direction, एक ही दिशा में चले, मतलब स्ट्रेट लाइन में, घूमे भी नहीं। स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर कोई आदमी आगे जाकर पीछे लौटे तब भी तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा, सीधी रेखा में चल रहा है।
लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन जब एक ही दिशा में चले तब होगा। हर शब्द का मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर सिर्फ तब आएगा जब कोई पार्टिकल सीधी सीधी रेखा में चले। क्लियर है क्या मेरी बात? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए निकाल के दिखाइए, मुझे निकाल के दिखाइए। एक सर्कल था, इस सर्कल की रेडियस r है, यहां पर पार्टिकल इनिशियली था और यहां पर पार्टिकल फाइनली है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट, इसकी रेडियस r है, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट चला। पार्टिकल कैसे गया है आपको दिख रहा है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यूं गया है, ये पार्टिकल ऐसे गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये पार्टिकल ऐसे गया हुआ है। तो डिस्टेंस कितनी चला और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? बहुत बढ़िया, याद है ना आपको कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था पूरा तरीका। तो आपको ये डिस्टेंस, हरा वाला ही डिस्टेंस है जिस रास्ते पे चला उसकी लंबाई। तो डिस्टेंस तो आप सबको दिख गया कि डिस्टेंस जो है वो वैल्यू तो r थीटा के बराबर है। थीटा याद रखना रेडियन में होना चाहिए। अगर 60 डिग्री दिया हो तो 60r मत लिख के चले आना, 60r पाई बाई 180 यानी पाई r बाई 3, ठीक है। या फिर अब आया डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं। क्या ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इसकी लंबाई निकालनी है, तो आपको मैंने सिखाया था कि बहुत काम का है। इसके परपेंडिकुलर डाल दें, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये लेंथ कितनी रहेगी r साइन थीटा बाई 2, और ये 90 डिग्री है, याद है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई, एकदम सिंपल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर एब्सोल्युटली सिंपल कहानी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम आसान कहानी है। 2r साइन थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, पक्का। चलिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, towards north, then walk 40 meter towards 30 degree north of east, 30 degree north of east. Find out displacement and distance. Find out displacement and distance. Find out displacement and distance. डायग्राम बना के आराम आराम से। पहले किधर चला है बताइए? नॉर्थ। अभी हमें स्टैंडर्ड पता है, हमें इसको ईस्ट, इसको नॉर्थ। पहले क्या चला मेरे बेटा 30 मीटर नॉर्थ, तो ये पे चला 30 मीटर नॉर्थ, सही है 30 मीटर नॉर्थ, ये पहला वाला। फिर क्या चला, क्या बोला, क्या है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहले तो ये समझे
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, यानी इस दिशा में। यानी सेकेंड जो वेक्टर होगा यहीं से स्टार्ट करेगा, ये इधर चला, ये, अरे चेक करिए कौन सा एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 40 मीटर। पहले ये चला 30 मीटर, फिर चला 40 मीटर। ये इनिशियली था, ये फाइनली हो गया। ठीक है, क्या क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो बहुत आसान दिख रहा है, डिस्टेंस तो हमें बहुत आसान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 30 + 40 यानी 70 मीटर। अरे दिख रहा है, कई बार डिस्टेंस आसान होगा, कई बार डिस्प्लेसमेंट आसान होगा। यहां डिस्टेंस आसान है। अब आया डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, क्या ये है डिस्प्लेसमेंट? ये लेंथ निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, ये लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए अब हमें थोड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी इसको देखते हैं, सोचते हैं। अब इसमें थोड़ी मैथ्स इस्तेमाल होगी, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी इस्तेमाल करते हैं। हमें ये लेंथ निकालनी है। ये तो आड़ा तिरछा त्रिभुज है, समझ में नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले। तो एक आदमी ने मेरी हेल्प की, आज वो हेल्प कर रहा है, जीवन भर हम याद रखेंगे। उसने कहा एक काम करो, इसके बराबर यहां सामने तक एक लाइन खींचो और इसको इससे जोड़ दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, उसने कहा ये कंस्ट्रक्शन करो। समझ में आया कंस्ट्रक्शन उसका? क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ट्रायंगल में रिलेशन साइड्स का निकालना आसान होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। a² + b² = c²। तो हमें हमेशा कोशिश करते साला राइट एंगल बन जाए। तो हमने राइट एंगल बना लिया सब कुछ करके। अरे दिख रहा है क्या आपको? अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? ये एंगल 30 डिग्री होगा पक्का। ये लंबाई कितनी है? 40। ये एंगल 30 डिग्री है, तो इससे साइड वाला हो जाएगा बेस। हमें पता है cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी ये वाली लंबाई, छोटी वाली लंबाई 40 से छोटी होगी तो cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 40 cos 30। अरे चेक करिए, इस लंबाई का इसका नाम d मान लेते हैं, df लंबाई हो गई 40 cos 30, और इस पॉइंट का नाम p मान लेते हैं। तो PD लंबाई कितनी हो रहेगी? ये 40 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? 40 sin 30। तो इनका ये हो गया 40 sin 30। कोई दिक्कत किसी को? 40 sin 30। हमें लेकिन S चाहिए था। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें S हाइपोटेनस हो? कौन सा? IDF। क्या आपको IDF दिख रहा है? तो आपने कहा मेरा काम हो गया। S का मैग्नीट्यूड मेहनत से हुआ, मेहनत से हुआ, पर इस मैग्नीट्यूड को रट लेते, देख लेते हैं कितना आया। तो ये हुआ अंडरवुड 30 + 40 sin 30। अरे बताइए, का स्क्वायर, A² + B², 40 cos 30 का स्क्वायर। अरे चेक करिए पक्का। और इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया। पक्का क्लियर है? अब लोगों ने कहा कि यार ये बच्चे जो हैं इनका दिमाग इतना चलता तो है नहीं, तो इनको ये जो करने का तरीका है इसको मैं ही करके इनको मग्गा मरवा देता हूं फॉर्मूला, तो ये याद रख लेंगे, क्योंकि इनसे इतना दिमाग और रन टाइम पे चले ना चले पता नहीं क्या हो जाए। तो मैंने कहा इसके बाद पहले तो उसको उतारिए, आंसर निकालिए कितना आया, पहले सॉल्व तो करिए, आप सॉल्व तो करिए।
कर पाओगे? ए प्लस साइन 30 हाफ होता है, तो 40 साइन 30 20 हो जाएगा। तो पहला वाला तो 50 का स्क्वायर बन जाएगा। अरे सही बोल रहा हूं, तो 2500 आ गया। दूसरा वाला 1200 आ गया, तो रूट 3700 आ गया शायद। बहुत बढ़िया सौम्यदीप। 50 तो नहीं आ रहा इसका आंसर, गद्दा सा आ रहा है 10 रूट 37। अब ये स्क्वायर करके अंडर रूट करना तो अब आना पड़ेगा खुद से, तो इसका स्क्वायर कर टाइम लीजिए, पर स्क्वायर करके अंडर रूट निकालिए। रूट 3700 आंसर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया रूट 3700। ठीक है, पक्का लिखिए, लिखिए। इतनी मेहनत बार बार करने की वजह से की जगह, इतनी मेहनत लिखिए, बार बार करने की जगह मैं रट लेता हूं। क्या रट लेता हूं? इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर आर, हमें पता है क्या मतलब होता है इसका। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। पक्का? एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी इज थीटा। समझ में आ रहा है? देन दिस इज द डायग्राम, वेक्टर ए वेक्टर बी, इज इट द एंगल बिटवीन दीज टू? भाई यही होता है एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल, यही होगा ना। ए अगर इधर है, बी इधर है, तो यही एंगल होगा। और ये क्या बन गया हमारा? आर वेक्टर, दिस इज वेक्टर आर। पक्का? वही खेल करके यहां लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये 90 डिग्री बन गया। इसको वही सेम काम करके खुद करके देखना, आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में एरो हटा दी तो मैग्नीट्यूड हो गया। ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने कहा आगे से इतना डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सीधे आंसर लिखूंगा। ए स्क्वायर मग लिया हमने, आर की वैल्यू हर जगह, अब हमारे हर वेक्टर में ये काम आएगा। क्या मतलब होता है आर ए प्लस बी आर? इसका फीलिंग क्या है आपको? एक ही बात है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट्स है तो उसने कहा कि पहले ए डिस्प्लेसमेंट हो और फिर बी डिस्प्लेसमेंट हो, इसका मतलब है अकेले आर डिस्प्लेसमेंट हो, एक ही बात। अगर ये फोर्स है तो उसने कहा ए फोर्स लगे और बी फोर्स लगे या अकेले आर लगे, एक ही बात, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो कितना आर होगा उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? साथ ही साथ आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ बी कॉस थीटा हो गई और ये लेंथ बी साइन थीटा हो गई। ये रटना नहीं है, समझना है बस। डायग्राम फोटो समझ में आनी चाहिए। रट्टा कितना मारोगे, ये बस रट लो, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बोले आर का मैग्नीट्यूड तो बता दिया आपने, पर आर की दिशा भी बतानी है। तो मान लो आर जो है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एक बड़ा सा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये भी फॉर्मूला होता है कि एंगल कितना बनाएगा, पर रट्टा नहीं मारना, ये नहीं रटना है, ये वही रन टाइम पे सोचना है। तो हमने कहा मग लेते हैं यार, ये बार बार इस्तेमाल होगा तो क्यों बार बार इतनी मेहनत करूं, ट्रायंगल बनाऊं ट्रायंगल बनाऊं। करना तो आता है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं इसका मोहताज पड़ा हूं, मैंने कर लिया।
लेकिन रटने से क्या फायदा होगा कि थोड़ा तेज हो जाएगा काम। तो तेज कैसे हो जाता पिछले सवाल में? पिछले सवाल को हम करते तो हमें ये अब कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता। ये सवाल हमारे सामने आता तो हम क्या करते, पहले हमें पता है 30 इधर गया था, याद है, फिर 40 इधर गया था, और इनके बीच का एंगल ये वाला 60 था। अरे याद हो, याद ना, एंगल 30 यहां से था। तो अब आपको कहा कि ये निकालो, तो अब आप उनके मोहताज नहीं है कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपने कहा एस की वैल्यू सीधे लो सर, है ना, कितनी? आपने कहा 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 30 इंटू 20 इंटू कॉस 60 यानी हाफ, 30 इंटू 40 इंटू हाफ। अरे सही है। तो ऐसा आ गया रूट 3700। अबे 900 प्लस 1600 प्लस 1200, रूट 3700। तो अब आप थोड़ा बच गए। यानी हम भाई पढ़ाई हम कर क्यों रहे, आगे से जैसे जैसे चीजें हमें आती जाएंगी हम कहेंगे हाँ समझ आ गई है, अब रट लेता हूं, ताकि बार बार इन्वेंशन थोड़ी करता फिरूंगा। समझ लिया, इन्वेंशन कर लिया, अब इसको इस्तेमाल करूंगा। कर लिया ना, हमें समझ में आ गया ना कैसे आया ये आंसर, रट्टा मार के थोड़ी आया, हमें समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी हैव मर्ज। तो इसे कहते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अरे समझ में आ रहा है? मेरा कोई फॉर्मूला नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मूला, जो भी मैंने आपसे क्या कहा, हम लॉ के अलावा लॉ लॉ एक ऐसी चीज होती है जिसमें किसी के पिताजी का कोई कंट्रोल मैं नहीं बता सकता एफ बराबर एम ए कहां से आया, वो तो है। लॉ का मतलब होता है फिजिक्स में कि ये है, या था इसकी ज्ञानी मत बनो कहां से आया। क्यों ग्रेविटेशन फोर्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, किसी के पिताजी को नहीं पता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है, किसी के पिताजी को नहीं पता। मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है, किसी के पिताजी को नहीं पता। पता है कि अगर ये फोर्स है। अब आगे की सारी बात हम बिना लॉजिक के नहीं बतियाएंगे अपनी क्लास में, और हर लॉजिक को समझिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कोई और सवाल पूछा होगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का आइडिया आपको है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जीवन आसान हो जाता है, तो शायद एक ऐसे सवाल में काम आ जाए जो हमने और आपने कभी डिस्कस नहीं किया और पेपर में आ गया। क्योंकि हमें यह समझ में आया कि त्रिभुज कभी तिरछे मिर्छे हो तो उनमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बहुत फायदेमंद चीज है। अरे समझ में आया मेरी बात? तो S बराबर रूट 3700 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेकिंग सेंस? पक्का? तो आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। गुड, राइट। अगला स्पीड। पहले टर्म्स जब तक समझ में नहीं आएंगे हमारा काम नहीं चलेगा। स्पीड, स्पीड पहले फिलोसॉफिकल सेंस स्पीड का, हाउ फास्ट और स्लो पोजीशन इज चेंजिंग। पहले तो फिलोसॉफिकल मीनिंग, हाउ फास्ट और स्लो पोजीशन इज चेंजिंग, कितनी धीरे और तेज पोजीशन चेंज हो रही है, इसको नापने का एक तरीका है स्पीड। ठीक है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है? इन एनी मोशन इट मे बी कांस्टेंट और चेंजिंग। किसी सवाल में हो सकता है कि हमेशा कांस्टेंट रहे, कभी हो सकता है बदल रही हो, स्पीड है। इट मे बी कांस्टेंट और इट मे बी स्टैंड चेंजिंग। कांस्टेंट भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। मान लो आप यहां से यहां तक अपनी कार से गए, कार यहां स्टार्ट किया आपने, पहले एक्सिलरेट कराया कार को करके, तो आपकी स्पीड बढ़ रही थी। अरे समझ में आ रहा है?
फिर आपने ब्रेक लगाया, फिर स्पीड घट रही थी। तो स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, बदलती भी हो सकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड कांस्टेंट है कि बदल रही है। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पक्का? यूनिट क्या हो गया इसका? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। पक्का? तो एक सिंपल सा इनका भी कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। बेसिकली मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, हर चीज समझ। मीटर पर सेकेंड मतलब, मान लो कोई 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड में 100 मीटर चल रहा है, तो एक सेकेंड में 100 मीटर चल रहा है। अरे बताइए, यानी एक सेकेंड में वो 100/1000 किलोमीटर चल रहा है। अरे 100/1000 किलोमीटर चल रहा है, और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 3600 सेकेंड में कितना चलेगा? 3600 सेकेंड में 3600/1000 किलोमीटर। तो ये क्या चीज लिखा आपने? एक घंटा है ये, तो क्या ये 1 आवर में कितना चला वो हो गया? तो इसका मतलब अगर मीटर पर सेकंड में पता हो और हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए हो, तो 3600/1000 का गुणा कर दे। अरे रट लेते हैं इसको भी यार। 3600/1000 को सिंप्लीफाई भी कर सकते, 0 0 कट गए और 2 से भी कट गया, 18/5। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर आपकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है, आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट NU। अगली बार भी क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 18v/5 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? अगर आपको किसी ने पूछा कि 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, आपको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप बोलेंगे कितना? 1800/5 यानी कि 360। कितना? 1800/5, जल्दी। 1800/180 कितना है आगे? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो 100 मीटर पर सेकेंड 360 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो मीटर पर सेकेंड में अगर दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चाहिए हो, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है? अरे कैसे किया है वो समझ में आना चाहिए, फिर रट लेंगे हम अपन। पक्का? अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रट्टा कम मारे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने को नहीं याद है 18/5 में, कर लेता हूं यही 1000/3600/1000। अरे कौन रट्टा मारता फिरेगा? पर फिर भी आप लोग कहें ऐसा कि सर आपने स्पीड का कन्वर्जन नहीं बताया फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, पर मैं बता भी दूंगा कि मग्घा मारने की जरूरत नहीं है। हर चीज मगोगे तो दिमाग में कचरा इतना भर जाएगा। बायो मगोना बे, पूरे लाओ उसमें, है ना एक मगने का काम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मगो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मगो, इसको भी मगोगे, सब मगोगे, कितना दिमाग काम ही नहीं करेगा। समझ लेते हैं इसको। बाकी इसमें दिमाग इंटेलिजेंट का काम कर लेते हैं, उसमें मगने का काम कर लेते हैं। दिमाग के दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर है मेरी बात? और अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो, यानी अगर मान लो दिया हो v किलोमीटर पर आवर, तो उसमें 5/18। अरे समझ में आया? v मीटर पर सेकेंड। लिख तो लो, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर 18/5 किसमें था, 5/18 किसमें था। मान लो कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि हमेशा किलोमीटर पर आवर में स्पीड ज्यादा आएगी, नंबर ज्यादा बड़ा आएगा, ताकि भूलो ना। अगर भूल गया 18/5 तो याद रहेगा आपको, लेकिन ये भूल जाती जनता कि गुणा करना था कि भाग देना था 18/5 का। रन टाइम पे डर के मारे भूल डर है ना, डर से ही तो खेल है, डर के खेल में भूल जाती है। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर में हमेशा आंसर ज्यादा आता है। अरे समझ में आया? ये मेरे बचपन में, मुझे तो दिमाग में बैठी हुई बातें मैं सब बोल देता हूं। मेरे दिमाग में, मैं भी मास्टर जी बता 18/5, तो मैं वापस करता था
18/5 तो याद रहता था, भूल जाता कि 18/5 का मल्टीप्लाई सिखाया था, डिवाइड सिखाया था छोटी क्लास में। तो मुझे याद आया कि यार इसमें बड़ी क्लास में तो तेज ही हो गया मैं, लेकिन छोटी क्लास में जब कमजोर बच्चा हुआ करता था तो मैंने कहा ये याद रखा एक बात कि किलोमीटर आवर में हमेशा स्पीड ज्यादा आती है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। मतलब जो भी मगना मतलब फिजिक्स को तो समझते हैं, केमिस्ट्री में बायो में जो आपका मन करे, मगना समझना जो भी होता हो समझिए मगिए, ठीक है। तो स्पीड का मतलब है कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये जब भी स्पीड आएगा शब्द, तो ये दो एडजेक्टिव्स के साथ आता है। एडजेक्टिव होते हैं जो कि उसकी विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। मतलब समझ में आया? एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, क्वालिफाई करते हैं उनको, क्वालिटी बताते। एक एडजेक्टिव है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस यानी उस वक्त किस स्पीड से चल रहे हैं, उस वक्त, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। पक्का? जैसे मैं मान लो 8 बजे सुबह एएम पे कोटा से निकला और 2 बजे पीएम पर दिल्ली पहुंच गया, और ये दूरी जो है वो 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि 12 बजे आपकी स्पीड क्या थी, तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, जिस जगह स्पीड पूछी है हमें वहां जाना पड़ेगा। 8 बजे यहां था, 2 बजे वहां पहुंचा, 12 बजे क्या था, हो सकता ब्रेक लगाया एकदम चाय पी रहा हूं खड़ा होकर। 12 बजे क्या स्पीड थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को पता लगाने के लिए आपको उसी समय जाना पड़ता। तो आप 12 बजे, आप मुझे नहीं पता कहां होंगे, मुझे नहीं पता, लेट्स से यहां होंगे, 12 बजे आप यहां थे, तो आपने कहा इस समय स्पीड क्या है, तो आपके दिमाग में आया स्पीड तो तब लगेगी जब चलोगे, इस समय का कैसे बताऊं, इस समय। अरे मेरी बात समझिएगा, कोई बोलेगा 12 बजे स्पीड क्या थी, तो 12 बजे से 12 बजे तो वहीं एक जगह पे हो गए ना। स्पीड का पता लगाने के लिए तो दूरी चलोगे, समय का भाग दूंगा, तो उस समय स्पीड कितनी थी, तो मुझे क्या पता कि 12 बजे अलग हो और उसमें एक्सलेट करो 12:01 पे अलग हो गई हो, 12:01 में अलग हो गई हो, तो 12 बजे स्पीड क्या थी, तो कैसे सोचूं, तो मैं क्या मन में सोचता हूं कि अगर मैं 12 बजे से अगले डीटी टाइम के लिए सोचूं, तो हम 12 बजे ही मान सकते हैं लगभग। याद है ना, हमने बात की खूब ढंग से के ऊपर। तो हमने मान लो डीएस दूरी चली हो, डीएस दूरी चली हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा डीएस बाई डीटी होती है, ये होता है वी इंस्टेंटेनियस। उतार लीजिए जी। पीयूष रंजन, हिंदी मेरी बहुत तेज थी, बताया था मैंने आपको। अपने बाबूजी के साथ रूम शेयर करता था मैं, दादाजी के साथ बाबू, और वो हिंदी के विद्वान आदमी हुआ करते थे, इसलिए मेरी हिंदी बढ़िया, सारी किताबें थी, गीता वीता सब पढ़ डाली थी उन्होंने, सब। वो हिंदी की बहुत, हिंदी ठीक थी, बैक टू द गेम। और हिंदी मीडियम का भी हूं मैं, तो मुझे वैसे ही हिंदी आता है, खून में मेरे 12 ही आता है। मैं जब कैलकुलेशन करता हूं तो आपको भी सुनते होंगे कि मैं बोलता हूँ 45, 46, 48, क्योंकि मेरे खून के अंदर 45, 46, 48 है। मतलब मेरी माँ, मैं जब स्कूल नहीं गया था, तो मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने से पहले, मेरी माँ ने मुझे 20 तक पहाड़े याद करा दिए थे। मतलब 4 साल की उम्र में मैं स्कूल गया था, उस समय मेरी माँ ने मुझे 20 तक पहाड़े याद करा दिए थे, 20 तक। पर मेरे दादाजी से जब मेरी बात, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, दादाजी से हीरो बनने के, दादाजी पढ़ा वाला सुनाओ, पढ़ा सुनाओ, तो वो कहते थे कि 1.5 का सुनाओ, 2.5 का सुनाओ, 2.25 का सुनाओ।
वो कहते हैं पहाड़े अगर तुम्हें याद है तो इसके याद करो ना, ये तो कुत्ता बिल्ली याद करते हैं साले 1 से 20 तक। तुम जेम्स बॉन्ड पैदा हुए हो, तुम क्यों ऐसे पहाड़े याद करोगे? मतलब मेरी माँ ने 15 के पहाड़े कैसे, मतलब ऐसे ऐसे। थोड़ी मेरी माँ में बिहारी टच है, मेरी माँ बिहारी, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ बिहारी थी, तो उनकी भाषा में बिहारीपन तो था, भोजपुरी। तो उन्होंने 15 का पहाड़ा मुझे अभी तक ऐसे याद है कि मुझे 15 का पहाड़ा ऐसे याद करा दे। 15 का 15 दूनी 30 तिया 45 चौके 60 पने 75 छिक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20 पना 25 पूरे दाम 150। मतलब ऐसे ऐसे। और एक होता था, कोई आता था छोटी क्लास में जब पढ़ते थे, ये किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd में पढ़ते हो। 19 का पहाड़ा सुनो। 19 का पहाड़ा लोगों के दिमाग में खून में बैठा हुआ था। 19 का जैसे लगा सबसे मुश्किल पहाड़ा था, तो हमने कहा सबसे पहले 19 वो किस क्लास में पढ़ते हो? हम लोग पहले बोल देते हैं 19 दूनी 38 या 57 चौके 76 पिने 95 114 133 152 171 190। घर जाओ अपने, पहले 19 का पहाड़ा सुना दो। तो पहाड़ ये मेरे पिता बड़ा बढ़िया, ये शायद आजकल नहीं होता है, पर बहुत बढ़िया था। मेरे पिताजी हम भैया, जब महीने की पापा को तनख्वाह मिलती थी, उसके बाद पापा जाते थे सामान खरीदने दुकान पे, जनरल स्टोर पे। पापा के साथ हम दोनों भैया जाते थे, तो सारा सामान खरीद देते थे, तो सामान निकाल देता था। फिर वो सामान की लिस्ट के सामने उसके पैसे लिखता था। स्टेप 1 पैसे लिखता था, स्टेप 2 वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता था। तो पैसे लिखने की प्रक्रिया से हम लोगों का काम स्टार्ट होता था। अगर उसके कैलकुलेटर से आंसर करने से पहले हम लोगों ने, भैया और मैंने नहीं बताया, तो बेल्ट से मारते थे मेरे बाप। कहते सालों, मतलब उन्होंने कहा कि कुछ आए ना आए गणित आनी चाहिए। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा भाषा, उन्होंने 2 चीजों की बात करते थे, अच्छी भाषा आनी चाहिए और अच्छी गणित आनी चाहिए। तुम दुनिया में राज करोगे, कोई साला पीछे नहीं कर पाएगा तुम्हें। भाषा और गणित तुम्हारे लिए, तुम कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ कहीं जीवन में परेशानी हो। भाषा और गणित सही होनी चाहिए। ये 2 बातें सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं लेकिन 12वीं तक हिंदी मीडियम, तो एकदम हिंदी वाला भाषी आदमी हुआ करता था। फिर मुझे आईआईटी कानपुर जब गया, तो वहां पे पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों के, और प्रोफेसर तो सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, कोई हिंदी बोलता ही नहीं है वहां पे, कोई हिंदी का शब्द ही नहीं इस्तेमाल करता। तो मेरे को अंग्रेजी सुधारनी थी। मैं एकदम देसी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, विद्युत परिषद इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा, मुझे अब अंग्रेजी सुधारनी थी। पर मैंने अंग्रेजी मेरे सिर्फ सुधारूंगा, फिर मैंने अंग्रेजी सुधारी है अपनी, और ढंग से सुधारी। उसके मैं 5000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, मैं अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भाषा हो, मुझे डर नहीं लगता। द रीजन कि ये मैंने सोचा कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास कोई, देखो दुनिया में सबसे आसान रास्ता है जीवन को सही दिशा में ले जाने का, वो है पढ़ाई। सबसे आसान रास्ता, कोई और रास्ता चूज कर लो वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है यूट्यूबर बन जाए, वो भी मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूबर बनने की तैयारी करते वाले लोग कितने, किस्मत भी एक चीज होती है, वो भी बहुत सारी चीजें भी है, उसके अलावा किस्मत भी एक चीज है जो लगती है साथ में, और किस तरह कंटेंट तुम दे रहे हो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये नहीं कि वो भी बहुत, क्रिकेटर बनना मुश्किल, सिंगर बनना मुश्किल, कुछ भी बनना मुश्किल है। सबसे आसान सेफेस्ट बेट है पढ़ाई, सेफेस्ट बेट है। इसलिए इसको तो सबसे आसान काम कर रहे हैं यार, तो अच्छे से कर लेते हैं भाइयों। बैक टू द गेम, बैक टू द गेम। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा किसी इंस्टेंट में बताई जाएगी, और ds by dt हमें समझ में आ रहा है। दूसरा टर्म हमारे पास आता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको रास्ते फास्ते में क्या क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं, इसको एंड गेम पे मतलब है। 8 बजे निकले और 2 बजे पहुंचे, यही था, और 480 किलोमीटर था। उसने कहा हमें मतलब नहीं है तुम क्या किए रास्ते में, क्या नहीं किए, ऑन एन एवरेज तुम क्या, अगर मान लो, एवरेज स्पीड का फीलिंग क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है अगर मान लो तुम लगातार चलते कांस्टेंट स्पीड से, तो कौन सी ऐसी स्पीड होती जिससे तुम चलकर इतने ही देर में यहां पर पहुंच जाते, उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। फीलिंग समझे पहले, फॉर्मूला गया भाड़ में कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो फॉर्मूला है, पर फीलिंग समझे वो क्या कहना चाह रहा है। अगर ऐसा होता कि तुम जिस स्पीड से यहां स्टार्ट किए लगातार उसी स्पीड से चलते रहते और इसी समय पहुंचते, तो वो कौन सी स्पीड होती जिससे तुम पहुंच जाते? तो वो एवरेज स्पीड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो v स्पीड वो एवरेज स्पीड होती, तो मैं v स्पीड से अगर चलता रहता तो कितना समय लगा हमें? 1 घंटे। तो मैं दूरी चलता v इंटू 6, अरे बताइए, और असली में दूरी कितनी चली? 480। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। अरे चेक करिए,
पहले मतलब समझिए एवरेज का। एवरेज का मतलब क्या होता है? हमेशा एवरेज का मतलब यही होता है दुनिया में, एवरेज का मतलब यही होता है। मान लो ऐसा होगी तुम्हारे पास 40 रुपए है, तुम्हारे पास 70 रुपए है, तुम्हारे पास 80 रुपए, तुम्हारे 90 रुपए और 50 रुपए, सबके अलग अलग रुपए हैं। मैंने कहा व्हाट इज द एवरेज मनी क्लास हैज। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला गया भाड़ में। अगर हमारी क्लास में हर बच्चा बराबर पैसे रखता तो वो कितना पैसा होता ताकि टोटल पैसा वही रह जाता। अरे समझ में आया मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, टोटल पैसे तुम्हें इकट्ठा करते हो, बराबर बांट देते। तो हमने कहा यही वाले रखते तो टोटल फिर से वही आ जाता। तो टोटल मनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते। तो इसी तरह से एवरेज स्पीड का जो परिभाषा बना दी गई, वी एवरेज, एवरेज स्पीड, इसके दो सिंबल हैं। ऐसे भी कभी कभी ऐसे भी बनाता है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट का मतलब एवरेज स्पीड होता है, और एवरेज लिखे तो एवरेज है ही है। और ट्रायंगुलर ब्रैकेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एवरेज स्पीड। इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी पीयूष, मेरे को पढ़ाया तो ने 501 SC वर्मा जी ने, मेरे काफी क्लोज हैं, मुझे अच्छे से मानते जानते हैं, तेज आदमी था वहां पे, उनके लिए तो एटलीस्ट। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दिस इज एवरेज स्पीड, हमें समझ में आया। अगली परिभाषा, अगली बात, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is rate of change of position vector, of change of position vector with respect to time। ठीक है? In common language it is displacement per unit time। In common language it is displacement per, वो distance था, ये displacement है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं कोटा से दिल्ली पहुंचा, ये रोड है, ये रोड है कोटा से दिल्ली, ठीक है? मेरी बात समझ में आएगी? वेलोसिटी में वेक्टर भी है, दिशा भी है, मतलब वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन आल्सो। ये भी दो उससे आता है। अगर किसी इंस्टेंट पे बात की जाए, मैं इसमें दोबारा ऑब्वियसली इंस्टेंट पे बात करूंगा, इंस्टेंट पे बात की जाए, इंस्टेंट पे, इंस्टेंट पे, तो अगला डी टाइम में देखूंगा और मैं DS चला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्टेंट पे अगर देखा जाए, इंस्टेंट पे, तो इंस्टेंट पे तो कोई आदमी सीधा ही चलेगा, डी टाइम में कोई घूम थोड़ी जाएगा। डी टाइम में तो हमेशा सीधा चलेगा, हमेशा सीधा माना सकता है। यानी इंस्टेंटेनियसली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, अरे मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिस्टेंस तो ये रास्ता हुआ और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, अरे चेक करिए। पर इंस्टेंट पे देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, पक्का? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दो फैक्टर से आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया? ये वेक्टर v, इट इज इक्वल टू ds बाई dt। वेक्टर के साथ ds वेक्टर हो गया, अब दिशा भी है, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है, v इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है, पक्का? लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या बराबर हो सकता है, टाइम लेकिन सेम ही होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, अरे चेक करिए। तो पहले एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कैसे करते हैं? v एवरेज, कैसे?
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी का एवरेज, पक्का। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा सा रट्टा नहीं मारना, दिखना चाहिए। क्या ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, टाइम तो दोनों में सेम है। किससे? एवरेज स्पीड से। अरे समझ में आया अंतर? सिंबल है, मत घुसिए, फील करिए, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियसली दोनों चीजें बराबर मैग्नीट्यूड रखती हैं, पर एवरेज में स्पीड ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती, कम नहीं हो सकती। क्लियर? सिंबल विंबल से डरिए मत, ठीक है। अरे क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब एक सवाल करते हैं, समझ में आया तो हमें। A boy took his father's bike and roam around the city. Roam, R-O-M, ADMRE, roam around the city with constant speed 60 kilometer per hour for 2 hours. ठीक है। How much distance he has covered? How much distance? What distance he has covered? What distance he has covered? How much distance he has covered? फालतू सवाल है ये तो, लेकिन एक बड़ा मिथ हटाता है हमें। रट्टा मारने के लिए लोग कहते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ता पता होना चाहिए। यहां रास्ता पता है क्या आपको? अगर आपको स्पीड पता है तो डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है, स्पीड इनटू टाइम करके रास्ता निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगी। अरे समझ में आ रहा है? हमेशा डिस्टेंस पता होने के लिए रास्ता पता होना जरूरी नहीं है। यह सवाल एकदम सिंपल सा था जो आपको समझ में आया। कितना आया आंसर? 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, दैट्स इट ना, पक्का। इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाते आप, कहां गया, कहां गिड़िया करी, अंत में कहां पहुंचा, ये बताया नहीं मैंने। लेकिन डिस्टेंस निकालना आसान था, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द स्पीड पता है तो सारा डिस्टेंस निकल आएगा स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करके। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हमें स्पीड का पता है, स्पीड का पता है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना रास्ता जाने? पक्का? अगर समय पता है, स्पीड पता है, पक्का। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम? ये तो आपको पता ही है। अगर स्पीड पता है, टाइम पता है, तो सीधे कर सकते हैं। और अगर स्पीड वेरिएबल है तो डिस्टेंस बराबर इंटीग्रेशन स्पीड dt। अरे स्पीड की जगह जो भी फॉर्मूला दिया याद है ना आपको, ये तो आपको समझ में आना होगा। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? जब स्पीड बदल रही हो तो कौन सी स्पीड का मल्टीप्लाई कर, याद है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देता हूं, दूसरा सवाल देता हूं। ये एक पोल है, दिस इज अ पोल। ये एक ट्रेन है, इनके बीच की दूरी है 80 किलोमीटर।
ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। एक चिड़िया है यहां पे, देयर इज अ बर्ड हियर, ठीक है। बर्ड की स्पीड है, बर्ड स्पीड जो दे रखी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से करिएगा, कोई प्रेजुडिस मत लेके जाइए, आराम से करिएगा। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चिड़िया इस समय से स्टार्ट करती है चलना, पोल पे जाती है, कहां जाती है? पोल पे। जैसे ही पोल पे पहुंचती है वापस लौट जाती है, फिर ट्रेन के इंजन पे फिर पहुंच जाती है, यहां से स्टार्ट किया, अब ट्रेन का इंजन आगे आ गया होगा, फिर वहां से टर्न लेके फिर से पोल पर। यानी पहले अगर चिड़िया का रास्ता समझें तो चिड़िया यूं गई, यूं आई, क्योंकि ट्रेन आगे आ चुकी होगी, फिर चिड़िया मुड़ी, यूं गई और यूं आई, यूं गई और यूं आई। अरे नीचे नहीं हो रही है, अब मैं उसी में बना रहा था, गुचे मुचल हो जाता ना। फिर इधर से इधर गई, ऐसे करती रही। कब तक करती रही? जब तक ट्रेन पोल से टकरा नहीं गई, तब तक करती रही। बर्ड्स कीप ऑन फ्लाइंग इन दिस मैनर। टर्न लेने में बर्ड को टाइम नहीं लगता, छू 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 एकदम टर्न ले लिया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड। फाइंड आउट total distance traveled by the bird. Distance. And total displacement. बहुत बढ़िया। इतनी देर का सवाल भी नहीं था ये, क्योंकि आपको लग रहा पहले इधर का ही ये कितना आगे आ गया होगा, वो देखने लगे तो आपकी मौत आने वाली। ये चली वो चली। आप मुझे बताइए, चिड़िया, एक दूसरा सवाल, चिड़िया कब तक चली है? मतलब कितनी देर लगेगी ट्रेन? तो अब मैं सवाल दूसरा, अ चिड़िया स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड, सुनिए सुनिए, एंड रोम अराउंड द सिटी with 60 किलोमीटर पर आवर for 2 hours. How much distance चिड़िया has traveled? तो काहे नहीं बता रहे हो? पिछला सवाल सेम ही तो था। चिड़िया 2 घंटे चली 60 किलोमीटर पर घंटे से, 120 आंसर। अरे ट्रेन ने तो सिर्फ टाइम बताया 2 घंटे, बस काम खत्म। अब पिछले सवाल इस साल में कोई अंतर नहीं था, पर पिछला सवाल आप देख के लगाओगे सर कितने घटिया लेवल के सवाल करवा रहे। यही तो करते हैं लोग, यही तो करते हैं भाषा से कंफ्यूज, यही तो फिजिक्स है। यू हैव टू बी सॉर्टेड। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कैसे सोचना है। जब पता है चिड़िया कितनी देर चली, वो है 2 घंटा, और चिड़िया हमेशा चली है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो भाड़ में गई, आगे गई, पीछे गई, नाची नाची नहीं नाची, मुझे क्या मतलब है? 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 2 घंटा चली है, 120 किलोमीटर चलेगी। आगे पीछे से मुझे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो चिड़िया यहां से स्टार्ट की, अंत में यही मर जाएगी। 80, फैन चलाना ही नहीं था। तो डिस्टेंस आया 120।
किलोमीटर पर किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 80 किलोमीटर। क्लियर है? अरे वाह विश्वजीत, क्लियर है? तो मैं 7वीं 8वीं की मेरे बच्चे को भी पढ़ा देता हूं। चलिए, एक सवाल जो कि मैं लगभग हर क्लास में दिया करूंगा। कॉन्सेप्ट एकदम घटिया वाले, एकदम बेसिक वाले, जोड़ घटाना, ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस लगी। ये मेरा घर है और ये रायन मेरे बेटे का स्कूल। मेरे बेटे रायन का स्कूल है, ठीक है। उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक बस सर्विस लगा रखी है कि वो स्कूल से चलती है, सिर्फ रायन को पिक करती है और स्कूल छोड़ देती है, और किसी को रास्ते में लेती वेती नहीं है। सिर्फ रायन के लिए स्कूल से चलती है, रायन को लेती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है हमेशा बस। कांस्टेंट स्पीड, ये नहीं कि रास्ते में ब्रेक लग गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बस के लिए। कांस्टेंट स्पीड से चलती है बस। बस क्या करती है? बस करती है, बस जो है वो रायन को स्कूल से, घर से लेती है और यहां पे वापस छोड़ती है। ये बस का रोज का काम है, रोज का काम है, ठीक है। अरे समझ में आया? बस का रोज का काम यही है। और न मुड़ने में, न रुकने में, कहीं ट्रेन के चढ़ने में समय लगता, पर मेरे घर रोज 7 बजे आती थी। ये मैंने पहली इंफॉर्मेशन दी आपको। रोज 7 बजे मेरे घर पहुंच जाती थी, रायन चढ़ जाता था, चली जाती थी, और कुछ नहीं पता, पर कांस्टेंट स्पीड से जाती है, कांस्टेंट स्पीड से आती है। हाँ, तो डिस्टेंस ऐड ही तो किया है बिन। अच्छा, वकास का क्लियर नहीं हुआ ये सवाल, पिछला सवाल। मेरे बेटा, आप मुझे ये बताइए वकास, अब आगे आपने क्या उस बच्चे, जब मैंने इससे पहले सवाल दिया था, इससे पहले जो सवाल दिया था उसमें मैंने कहा था एक लड़का घर से निकला और रेडिया मार रहा है, अपने घर में गया, घूम रहा होगा, वापस आ रहा होगा, इधर उधर घूम रहा है, तो आपको रास्ता बताया था मैंने, आगे गया, पीछे गया, कुछ भी किया होगा साला उसने, मुझे क्या पता। आपको बताया कि 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे चला था, तो डिस्टेंस आपने फटाक से बता दी। तो चिड़िया भी, अगर चिड़िया की कार होती है, कार आगे जाती पीछे जाती, आगे जाती पीछे जाती है, अगर कार लगातार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती, और कार कितनी देर चली है, चिड़िया कितनी देर चली, जब तक ये उससे टकरा नहीं गया। तो चिड़िया को समय कितना, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, आगे गया पीछे गया, सब ऐड होगा ऑब्वियसली, ये भी समय है, समय तो बीतता जा रहा है ना, ये आगे जाए चाहे पीछे जाए, समय तो घड़ी में बढ़ता जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? कितना समय लिया टोटल इसने? 2 घंटे। तो चिड़िया कितनी देर चली है, सवाल इतना। अगर क्या मैं इस सवाल में बोलूं कि चिड़िया 2 घंटे चली है, गलत है? क्या मैं बोलूं चिड़िया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, क्या गलत है? तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे इतना ही बोलूं, भाड़ में ये सवाल कि चिड़िया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटा चली है, कितनी दूरी चलेगी, तो क्या ये सेम सवाल पूछा मैंने? तो आंसर 120 किलोमीटर। हाँ, रायन को 7 बजे पिक करती थी। एक दिन क्या हुआ, रायन 6:30 बजे तैयार हो गया। रायन 6:30 बजे नींद से खुल गई उसकी, और तैयार हो गया, एकदम तैयार की। मैंने कहा वेट करो आधे घंटे, उसने कहा नहीं पापा मैं जा रहा हूं, रास्ते में पकड़ लूंगा बस को। तो रायन 6:30 बजे एक दिन घर से चल दिया और चलता रहा, और रास्ते में कहीं उसने बस को पकड़ लिया और बस वहीं से मुड़ गई। अरे समझ में आया? 6:30 बजे रायन को, रोज बस कहां पे आती है? 7 बजे। तो रास्ते में कहीं बस मिल गई होगी उसको, रायन को 6:30 बजे चल के तैयार, चल पैदल चलने लगा, बस मिली, वहीं बैठा, वहीं से मुड़ गया। उस दिन रायन स्कूल 10 मिनट्स जल्दी पहुंचा, अर्लियर 10 मिनट जल्दी पहुंच गया रायन, इधर पहुंचे जल्दी। तो सवाल ये है,
रायन कितनी देर पैदल चला? कितनी देर, हाउ लॉन्ग रायन वॉक, पैदल चला। इसका मतलब है आपके आंसर गलत है। अंडरलाइन किया ना, फुल औकात टेस्ट। सोचना पड़ेगा, हीरो मत बनिए। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय रहेगा सभी को, चलिए कल मिलते हैं। सब गलत है, 5 मिनट 20 मिनट सब गलत, 10 मिनट भी गलत। बाय 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 बाय।